नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, भगवान श्री राम की मंदिर का इनॉग्रेशन अब हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था वो अब संपन्न हो चुका है और अब जो अगला बड़ा इवेंट देश के सामने आने वाला है वो है 26 जनवरी यानी कि हमारा रिपब्लिक डे। भगवान श्री राम ने रामायण में एक श्लोक में कहा है, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भिन्न होई न प्रीति, यानी कि भय के बिना प्रीति भी नहीं होती, विच मीन्स देर इज नो लव विदाउट फियर। अब ये फियर किसके अंदर? उनके अंदर जो कि हमसे प्यार करते हैं, यानी कि हमारा जिनके साथ संबंध है। और जब हम देश की बात करते हैं तो हमारे जो मित्र देश हैं उनके अंदर भी हमारा फियर होना चाहिए। देखिए, दुश्मन के अंदर तो हमारा फियर होता ही है, बट हमारे मित्र देशों को भी ये पता होना चाहिए कि अगर हमको उन्होंने धोखा दिया तो क्या होगा, अगर उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा तो क्या होगा, किस तरह हम रिटेलिएट करेंगे। तो ये फियर पिछले कुछ सालों में काफ़ी घटा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए ना, छोटे छोटे देश, मच्छर जितना देश ये मालदीव्स, इसने पिछले दिनों कितना हंगामा मचाया और अभी भी लगातार ये इंडिया को लेकर के क्या क्या कुछ नहीं कह रहा है। सारी जो हमने अच्छाइयाँ की थी सब भूल गया। इसी तरह हमारे पड़ोसी देश काफ़ी सारे हैं, जैसे कि नेपाल ने पिछले कुछ दिनों पहले हंगामा खड़ा किया था, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, ये सब देश छोटे छोटे देश हैं, बट ये आए दिन इंडिया को आंख दिखाते हैं। शायद इनके अंदर भारत का जो फियर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। देखिए, मोदी जी से मुझे यहाँ पर एक बात ज़रूर कहनी है। उन्होंने काफ़ी समय पहले जब उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि हम न किसी से सर उठा के बात करेंगे, न सर झुका के बात करेंगे, बल्कि आंखों से आंखें मिला के बात करेंगे। सो मेरा कहना मोदी जी को यह है, ये जो कोर हिंदू फिलॉसफी है ना, उसको थोड़े दिन के लिए साइड में रख दीजिए। कुछ लोगों से आपको सर उठा के भी बात करना पड़ेगा और कुछ से सर झुका के भी बात करना पड़ेगा और कुछ को आंख दिखा के भी बात करना पड़ेगा। देखिए, सभी को आप एक लाठी से नहीं हाँक सकते। कुछ के लिए लाठी मोटी होनी चाहिए तो कुछ के लिए लाठी पतली। कौन सी लाठी चूज करते हैं ये आपके ऊपर है, बट कंट्री में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सभी देशों को एक साथ ट्रीट करें। और अगर एक साथ ट्रीट करेंगे तो ऐसा ही होगा जैसा अब हुआ है। छोटा सा देश है, हमें धमकियां दे रहा है, हमारे जितने एहसान इसके ऊपर है सब भूल गया और ये बाकी देश भी भूल जाएंगे। हम आज अफगानिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना, कुछ साल रुकिए, उसको स्टेबल होने दीजिए, उसके पास कुछ पैसा आने दीजिए, कुछ कंट्रीज़ का उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आने दीजिए, वो आपको फिर आंखें दिखाएगा। ये वही अफगानिस्तान है जिसने कंधार कांड में क्या किया था ये पूरी दुनिया ने देखा। सो आप छोटे देशों को उनकी औकात ज़रूर बताइए कि अगर उन्होंने हमारे एहसान का बदला नहीं चुकाया तब हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। ये फियर उनके दिलों में होना चाहिए और यही भगवान राम ने हमें इस श्लोक में समझाया है कि सबको इक्वल ट्रीट मत कीजिए, सब इक्वल नहीं होते। कुछ डंडे के यार होते हैं, सो उनको डंडे की भाषा ही समझ में आती है। सो भारत को एक हाथ में हेल्प और दूसरे में डंडा रखना ही चाहिए। खैर, काफ़ी दूर आ गए अपने टॉपिक से। सो इस गणतंत्र दिवस पे ये हमारा जो मौका है वो हमारे दुश्मनों को और हमारे दोस्तों को हमारी सामरिक ताकत और हमारी सांस्कृतिक ताकत दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका ये माना जाता है। और हर देश इस तरह की परेड्स जो है ऑर्गेनाइज करता है टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स पावर। तो आज के हमारे इस सेशन में हम यही देखेंगे कि भारत इस साल अपने कौन से वेपन्स को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा है, कौन सी पावर को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। और इसके अलावा अभी हमारे जो इस साल के हमारे जो फ्रेंच चीफ गेस्ट हैं, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, वो अपने साथ इस बार अपनी आर्मी और एयरफोर्स को इस परेड में क्यों लाए हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सो दोस्तों, इस बार हम अपना 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जिसका थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी कि नर्चरर ऑफ डेमोक्रेसी। इस बार हमारी एयरफोर्स की तरफ से हमारी इस रिपब्लिक डे परेड में
51 एयरक्राफ्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जिसमें 29 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, 13 हेलीकॉप्टर्स हैं और 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं। इस बार हम बहुत सारी डिफरेंट तरह की फॉर्मेशंस तो देखने ही वाले हैं, बट यहाँ पर एक यूनिक फॉर्मेशन भी इस बार एयरफोर्स ने इंक्लूड की है और वो है टेंगल फॉर्मेशन। टेंगल फॉर्मेशन का मतलब है एक ऐसा फॉर्मेशन जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है एक ऑपरेशन को जिसका नाम था टेंगाली एयर ड्रॉप, और ये ऑपरेशन हुआ था 1971 वॉर में। 1971 वॉर में आर्मी की जो पैरा ट्रूपर्स की रेजिमेंट थी वहाँ से ये ऑपरेशन उन्होंने इसको कंडक्ट किया था, और ये टेंगाली जो एरिया है वो है बांग्लादेश के अंदर, तो वहाँ पर इस एयर ड्रॉप को कंडक्ट किया गया था। बहुत सारे पैरा ट्रूपर्स वहाँ पर एयर ड्रॉप हुए थे और वहाँ पर एक पोंगाली नाम का ब्रिज है उसको उन्होंने कैप्चर किया था और उसके आसपास की जितनी भी फेरीज थी, नाव थी, उसको कैप्चर किया था। तो इस एरिया को कैप्चर करने के जो ऑपरेशन है उसको इस बार सम्मानित करने के लिए, उसको इस बार याद करने के लिए एयरफोर्स यहाँ पर एक फॉर्मेशन यहाँ पर उन्होंने इस बार डेमोन्स्ट्रेट करने के जो प्लान है वो किया है, जिसमें एक डकोटा विमान और 2 डॉनियर विमान साथ में फ्लाई करेंगे। तो एक बहुत यूनिक फॉर्मेशन इस बार हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो रेगुलर फॉर्मेशंस है वो तो एयरफोर्स डेमोन्स्ट्रेट करेगी ही, जिसमें रेफाल्स की फॉर्मेशन हुई, जैगवार की फॉर्मेशन हुई, वर्टिकल चार्ली मैनूवर हुआ, रोल ओवर टॉप मैनूवर्स हुआ, त्रिशूल फॉर्मेशन हुई, नेत्रा फॉर्मेशन हुई। तो ये सारी फॉर्मेशंस इस बार हमें देखने को यहाँ पर मिलने जा रही है। इस बार की जो परेड है उसमें एयरफोर्स जो है स्पेशली फोकस करने जा रही है एलसीए के ऊपर। देखिए एलसीए को हमें इट इज़ अ मेड इन इंडिया वेपन, और हम चाहते हैं कि इसको दुनिया के बाकी देशों को भी बेचा जाए। तो एयरफोर्स यहाँ पर स्पेशली इस मेड इन इंडिया वेपन को फोकस करने जा रही है। और इस बार की जो हमारी रिपब्लिक डे थीम भी है उसमें हम जितने भी वेपन्स को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं उसमें से ज़्यादातर वेपन जो हैं वो मेड इन इंडिया होने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल हमने जो परंपरा शुरू की थी जहाँ पर हमारी सरकार ने ये फैसला लिया था कि जो वेपन्स हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उनमें से ज़्यादातर वेपन्स को हम मेड इन इंडिया वेपन जो है उन्हीं को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी जो फोकस होने जा रहा है वो मेड इन इंडिया वेपन्स पर ही होने जा रहा है, जैसे कि एलसीए पर, एलसीएच पर या ध्रुव हेलीकॉप्टर पर, इन सब पर यहाँ पर फोकस स्पेशली होने जा रहा है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर अपने रिसेंटली इंडक्टेड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसका नाम C295 है उसको भी यहाँ पर इस परेड में डेमोन्स्ट्रेट करने जा रही है, और ये पहली बार है जब ये एयरक्राफ्ट इस परेड में डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। अब अगर आप बात करें आर्मी की, तो आर्मी भी अपने साथ जो वेपन्स लेके आई है उसमें से ज़्यादातर वेपन्स जो हैं वो मेड इन इंडिया वेपन्स हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है LCH हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड का। ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो कि आर्मी की एक कई सालों पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी कि कारगिल की वॉर में जब इंडियन आर्मी को ज़रूरत थी हाई ऑल्टीट्यूड पर बैठे हुए इंट्रूडर्स को टारगेट करने की, तो वहाँ पर हमारे पास उस समय कोई ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो कि इतनी हाइट पर जाके एफिशिएंटली वर्क कर सके। सो यहाँ पर अब जो हमारा ये प्रचंड हेलीकॉप्टर है उसको आर्मी की जो यूनिट्स हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ पर, और ये उतना ही इफिशिएंटली वर्क करता है लो ऑल्टीट्यूड एरियाज़ पर भी, क्योंकि हल्का एयरक्राफ्ट है, नाइट विजन इसके अंदर है, रात में लड़ने की कैपेबिलिटी है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट वेपन्स को जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जैसे अमेरिका का अपाची हेलीकॉप्टर है तो उतनी ही कैपेबिलिटी ये हेलीकॉप्टर भी रखता है। और भारतीय सेना के पास जब से ये हेलीकॉप्टर आया है उसके जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है या फिर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस है उसके अंदर जो इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा इंडियन आर्मी यहाँ पर नाग एंटी टैंक मिसाइल को भी डेमोन्स्ट्रेट करने वाली है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा लीथल वेपन है, और ये फायर एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी पे ही काम करता है, यानी कि आप इसको एक बार फायर कीजिए और भूल जाइए, और ये अपने टारगेट को 100% डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके अलावा एक टॉप अटैकिंग वेपन है, यानी कि ये जो टैंक है उसके ऊपर की तरफ से अटैक करता है, और टैंक के ऊपर का जो हिस्सा है बाकी टैंक के सराउंडिंग के काफ़ी ज़्यादा थिन होता है, जिसको भेदना काफ़ी आसान होता है, इसीलिए ये काफ़ी लीथल वेपन है। इसके बाद इंडियन आर्मी यहाँ पर पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को भी डेमोन्स्ट्रेट करने जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस वेपन है इस समय वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि आर्मेनिया इसको बाय कर चुकी है, बहुत सारे देश इसको बाय करने के बारे में भारत से लगातार बातचीत कर रहे हैं। रिसेंटली DRDO ने इसकी रेंज जो कि पहले 120 किलोमीटर के आसपास की थी उसको बढ़ा करके 240 किलोमीटर तक कर दिया है, तो उसकी जो लेटेस्ट वर्जन है उनकी रेंज
काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। इसके अलावा मिसाइल कैरियर जो कि नाग मिसाइल को कैरी करता है जिसका नाम है आमिका, उसको भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। T-90 टैंक को यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। BMP-2 जो कि एक इन्फेंट्राइज मैकेनाइज व्हीकल है, उसको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। इस सब के अलावा यहाँ पर जो एडवांस रेडार्स हैं जैसे कि मल्टी मोड रेडार्स, मल्टी फंक्शनल रेडार्स, उनको भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। हमारा स्वाति वेपन लोकेटिंग सिस्टम जो कि छोटे वेपन जैसे कि गन्स हुई, कोई रॉकेट लॉन्चर्स हुए, उन सबको लोकेट करने की काबिलियत रखता है, उसको भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट इंडियन आर्मी करने वाली है। वेपन के बाद अब आ जाते हैं मार्चिंग कंटीजेंट्स पर, यानी कि पैदल दस्तों पर। हर साल बहुत सारे पैदल दस्ते इस रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हुई या फिर अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके दस्ते यहाँ पर मूव करते हैं। इस बार यहाँ पर एक यूनिक दस्ता भी पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि है ऑल वुमेन ट्राई सर्विस मार्चिंग कंटीजेंट, यानी कि एक ऐसा पैदल दस्ता जिसमें जो डिफेंस की वुमेन पर्सनल्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। और ये डिफेंस के तीनों अंगों से यानी कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की जो वुमेन पर्सनल्स हैं उनको इस दस्ते में शामिल किया गया है। ये दस्ते में 60 महिलाएं जो है राजपथ पर इस बार पैदल मार्च करती हुई देखी जा सकती हैं। और ये एक बहुत यूनिक एंड प्राउड की बात है कि हमारी जो वुमेन्स हैं वो पिछले कुछ सालों में जो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी इंपॉर्टेंस जो है फोर्सेस में प्रूव की है, उसको सिग्निफाइज करने के लिए इस बार इन वुमेन कंटीजेंट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब हम आ जाते हैं अपनी थंबनेल वाली न्यूज़ पर, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस बार अपने साथ आर्मी और एयरफोर्स को क्यों लाए हैं। देखिए, ये जो ईयर है 2024, ये फ्रांस और इंडिया की डिफेंस टाइज का की 25th एनिवर्सरी है, यानी कि हम 25वीं सालगिरह मना रहे हैं भारत और फ्रांस के रक्षा सहयोग की। और भारत और फ्रांस का रिलेशन लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से फ्रांस की जो एक आर्मी की विंग है जिसको बोला जाता है फ्रेंच फॉरेन लेजिन, जो कि 1831 में फॉर्म्ड हुई थी, और ये फ्रांस की आर्मी का एक ऐसा डिवीजन है जिसमें फॉरेनर्स को इंक्लूड किया जाता है। और इसमें बाय द वे जो मेंबर्स आए हैं भारत में, ये 95 मेंबर्स हैं, इसमें से 6 इंडियंस भी हैं। ये 95 मेंबर्स इस साल की जो हमारी रिपब्लिक डे परेड है उसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। ये एक गेस्चर है क्योंकि पिछले साल हमारे मोदी जी भी गए थे बैसेल डे परेड में फ्रांस की, और वहाँ पर भारतीय सेना के दस्तों को भी लेकर के गए थे, उन्होंने भी वहाँ पे मार्च किया था। और ये चलन कुछ सालों में बढ़ गया है कि जो फ्रेंडली नेशंस हैं वो अपने साथ अपनी जो फोर्सेस हैं उनकी टुकड़ियों को एक दूसरे की रिपब्लिक डे परेड्स में या फिर उनकी जो परेड्स होती हैं उनके अंदर भेजते हैं, सो दैट एक रिलेशन वहाँ पर बना रहे। तो एक गुड रिलेशन के तहत ये जो मार्चिंग कंटीजेंट्स हैं वो भेजे जाते हैं। इसके अलावा 33 बैंड कंटीजेंट्स के मेंबर्स भी यहाँ पर आए हैं। तो कह सकते हैं इस साल जो इंडियन आर्मी की जो परेड है उसके अंदर फ्रेंच आर्मी का भी पार्टिसिपेशन होने जा रहा है, जो कि एक बहुत यूनिक बात है। इसके अलावा फ्रेंच एयरफोर्स भी इस साल की रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करने जा रही है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने पिछले साल बैसेल डे परेड में पार्टिसिपेट किया था अपने रफाल्स के साथ, बट ये पहली बार होगा कि फॉरेन कंट्री की जो एयरफोर्स है वो हमारी रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करे और उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमारे एयरक्राफ्ट के साथ यहाँ पर फ्लाई पास करें। फ्रेंच एयरफोर्स के यहाँ पर 2 रफाल्स और एक मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर एयरक्राफ्ट जो है वो इस परेड में पार्टिसिपेट करने वाला है। आई थिंक A380 होगा मोस्ट प्रोबेबली। इस तरह से ये पहला मौका होगा जब कोई फॉरेन एयरफोर्स हमारी रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करेगी। इस साल की जो रिपब्लिक डे परेड होने वाली है वो बहुत यूनिक होने वाली है, बहुत स्पेशल होने वाली है। उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो आज तक नहीं हुई हैं। आप सभी को इस साल की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को राम मंदिर के इनॉग्रेशन की, भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान राम ने अपने जो उनका राज्य था उससे बाहर निकल करके अपनी सीमाओं को नहीं बढ़ाया, किसी राज्य को अपने अंदर नहीं लिया, बट उन्होंने अपने राज्य की जो प्रोटेक्शन है वो बहुत सुदृढ़ तरीके से की है। हमें भी उन्हीं के पदचिन्हों पे चलना चाहिए। उनकी जो टीचिंग्स हैं वो आज की पॉलिटिक्स, आज की डिफेंस को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं और बहुत कुछ हमें सिखाती हैं। तो भगवान राम के पदचिन्हों पर चलते हुए
हम अपने राष्ट्र की जो हमारी परिकल्पना है राम राज्य की, उसको स्थापित करने का जो हमारा कार्य है, हमारा लक्ष्य है, वो हम भलीभांति कर सकते हैं। सो आज के हम इस सेशन को अब यहीं एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट हमें भेजना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय सिया राम।